बरेली कॉलेज बरेली और साथ ही हैं शिक्षाविद डॉक्टर के.वी. त्रिपाठी। और आज बातचीत का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीती 29 जुलाई 2020 को हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। क्या है नई शिक्षा नीति और कौन सा परिवर्तन भविष्य में होने वाला है इस शिक्षा नीति के लागू हो जाने से, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर ए.सी. त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और आप दोनों का स्वागत करते हुए पहला प्रश्न त्रिपाठी जी आपसे, नई शिक्षा नीति जो सरकार ने लागू की है 29 जुलाई को, किस तरह देखते हैं आप इस शिक्षा नीति को? ये पहला तो मुझे ये महसूस होता है कि शिक्षा एक ऐसा अमूर्त निर्माणक तत्व है जी, जो न केवल एक व्यक्ति बल्कि संपूर्ण समाज और उससे और आगे बढ़े तो देश का एक अक्ष उभारता है। बिल्कुल। और वही देश जब दुनिया से बात करता है तो दुनिया का संवाद भी उससे उभरता है। तो और बड़ी पुरानी बात है, शिक्षा की जो महिमा कितने भी हम शब्द प्रयोग कर ले वो शायद पूरी नहीं होती है। सर्वेषां श्रेयसे विद्या कि जीवन का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो विद्या है, शिक्षा है, सीखना है, खुद को टटोलना है, खुद को निर्मित करना है और देश और समाज का योगदान करना है। जी, भारत की जो शिक्षा है वो प्राचीन काल से लेकर के और आज तक, जबकि 29 जुलाई को हमारे राष्ट्र ने एक नई शिक्षा नीति करीब 34 वर्षों के बाद भारत मार्केट की है जी, जिस पर आगे काम होगा, उसके जो निर्णय है, उसकी जो नीतियाँ, उसके प्रभाव दिखाई पड़ेंगे। तो उसका हमेशा से एक जोर ये रहा है कि भारत वो उस शिक्षा का कायल रहा है जहाँ मनुष्य के भीतर निहित समस्त आदर्श संभावनाओं का प्रकटीकरण मिले। शिक्षा को हमने कभी यांत्रिक जामा पहनाने की कोशिश नहीं की या बौद्धिक जामा पहनाने की कोशिश नहीं की जी। और जब हम ये जानते हैं कि हम इस तरीके से अपने आप को अपनी नीतियों में ढालेंगे कि जहाँ से हमारे भीतर का संपूर्ण जागृत हो सके, हमारा कौशल, हमारा विचार, हमारी तकनीकी क्षमता, हमारी सृजन की क्षमता, तो सारी क्षमताओं को आलोकित करने वाली ये जो शिक्षा नीति आई है वो बहुत ही एक माइलस्टोन बन के उभरे हुए आने वाली पीढ़ियों है। और जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम जो नई पहल करने जा रहे हैं वो ये है कि अंतः अनुशासनात्मक प्रवृत्ति शिक्षा देंगे। हमने शिक्षा को खांचे में बांट कर देखने की प्रवृत्ति छोड़ी है शिक्षा नीति में कि हम केवल वाणिज्य पढ़ेंगे या केवल विज्ञान पढ़ेंगे या केवल मानविकी पढ़ेंगे। ये वृत्ति हम छोड़ करके अब अंतः अनुशासनात्मक वृत्ति की तरफ बढ़ने की तैयारी है। यानी संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की दिशा में हम अब उन्मुख है नई शिक्षा नीति को अगर देखें तो जी, आपके आईने से। जी। और डॉक्टर के.वी. त्रिपाठी जी, 21वीं सदी की शिक्षा नीति कही जा रही है, ऐसा क्या है इस शिक्षा नीति में कि हम 21वीं सदी को देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न उठाया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो इसको नई शिक्षा नीति के रूप में हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा बदलाव है कि इसमें हम जो यांत्रिक मानव ढलते थे उससे हम आत्मिक मानवों को ढालने की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ में हम कदम ताल डिजिटल युग के साथ भी कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो शिक्षक होंगे उनके प्रशिक्षण में डिजिटलाइजेशन की मदद ली जाएगी, उनको ऑनलाइन शिक्षण के लिए तैयार किया जाएगा। और जब के कस्तूरी रंगन साहब ने ये रिपोर्ट दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट को सौंपी थी, उस समय कोरोना का पूरी दुनिया में कहीं कोई जिक्र नहीं था। यह रिपोर्ट जनता से विचार के लिए जब सरकार ने मई 2019 में सौंपी देश के हाथों में, तब भी कोरोना का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन उस शिक्षा नीति पर उस समय विचार करते समय भारत में तमाम आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि आखिर कैसे भारत में जहां अभी बिजली, इंटरनेट और बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग जूझ रहे हैं, वहां पर किस तरह से ऑनलाइन शिक्षण की बात हो सकती है। लेकिन आपदा में अवसर पैदा होते हैं। कोरोना ने इस भारत में जो नई शिक्षा नीति का एक बड़ा बिंदु था कि हम ऑनलाइन शिक्षण की ओर अध्यापकों को प्रेरित करेंगे और उनको तैयार करेंगे, और कोरोना ने पिछले 4 महीने में ये काम चुटकी बजा के कर दिया।
तो यही हमारी शिक्षा नीति की खूबसूरती है कि ये हर तरह से 21वीं सदी, और यह भी कहने में कोई मुझे हिचक नहीं है कि 22वीं सदी में भी ये भारत को दोबारा से जगत गुरु के रूप में खड़े करने वाली शिक्षा नीति के रूप में पहचानी जाएगी, जानी जाएगी। इसमें जो हमने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं वो यही किए हैं कि अब हम बच्चे को शिक्षा बोझ के रूप में उसके ऊपर ना आए, वो शिक्षा के साथ उस आनंद के भाव से जुड़े जो जीवन में उसको आंतरिक खुशी देगा। जैसे एक सामान्यतः उदाहरण दिया जाता था कि एक छोटे बच्चे से, ये कस्तूरी रंगन साहब ने इसका जिक्र भी किया कि एक बच्चा पिताजी के साथ जा रहा था, लोग बकरे को ले जा रहे थे, वो छटपटा रहा था, तो उन्होंने पूछा कि ये पिताजी क्यों दुखी है, तो उन्होंने कहा इसको काटने ले जा रहे, कहा मैं समझा इसको स्कूल ले जा रहे। तो बच्चों के मन में जो स्कूल जाने का डर था, उस डर को हटाने के लिए जो 5+3+4 की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसमें 5 साल जो है वो कक्षा 2 तक की पढ़ाई है, और जिसमें साफ घोषित कर दिया गया है कि प्रारंभ के 3 वर्षों में विद्यार्थियों को पुस्तक के अलावा बाकी चीजों से स्कूल में जोड़ा जाएगा। 3 वर्ष में विद्यार्थी 3 वर्ष उम्र पूरी करेगा, वैसे ही वो स्कूल पढ़ने के लिए नहीं, खेलने के लिए जाना शुरू करेगा, और जब स्कूल से उसका पहला साक्षात्कार एक खेलने और आनंद के स्थान के रूप में होगा, तो वो स्कूल उसके जीवन की बहुत बड़ी जरूरत बन जाएगा। और हमारा जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रयास था, जो हमने शिक्षा के अधिकार के साथ भारत में दिया था, वो अभी इसीलिए अधूरा था कि बेसिक एजुकेशन में ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा था। तो नई शिक्षा नीति इस प्रवेश की जगह से लेकर लास्ट में जहां हम डिग्री कोर्स में जाते हैं और रिसर्च करते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो स्नातक की डिग्री हुआ करती थी वो इस बार 4 स्टेप में बांट दी गई है, और बड़ी खूबसूरत उसमें एक पहल दी गई है, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, और उसमें भी जो स्नातक की डिग्री में ही ग्रेजुएशन का ही 4th ईयर है, उसका नाम होगा ग्रेजुएशन रिसर्च विद रिसर्च। आपको रिसर्च तक, प्रवेश से लेकर रिसर्च तक पूरा इस तरह का बदलाव किया गया है कि अगर जो आप इसकी परतों में जाएंगे, बहुत सारी परतें बनाई गई, तो आपको लगेगा कि काफी कुछ बदला है, लेकिन अगर जो आप बाहर का ढांचा देखेंगे तो आपको लगेगा वैसा ही है, बहुत परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देगा। और यही शिक्षा नीति की खूबसूरती है कि हमने बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखते हुए इंटीरियर को, अंतर संरचना को इतने खूबसूरती से बदल दिया है कि उसके परिणाम हमें विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने में बहुत मदद है। इसीलिए हम इसे 21वीं और 22वीं सदी की शिक्षा नीति बिल्कुल कह सकते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, चूंकि प्रारंभिक शिक्षा की बात अगर की जाए तो ऐसा कुछ है इस नई शिक्षा नीति में, ये कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। क्या देख रहे हैं आप, आपकी दृष्टि क्या देख पा रही है कि जो अंग्रेजियत हमारे देश में फैली हुई है और जिस तरह से लोगों के मन मस्तिष्क में अंग्रेजियत भरी हुई है, अगर मातृभाषा स्थानीय भाषा को स्थान दिया जाएगा तो ये कहाँ टिकेगी, किस तरह हो पाएगी प्राथमिक शिक्षा बच्चों? ठीक, अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें आपने देखा होगा इसमें बड़े लंबे और ग्रास रूट लेवल तक विचार विमर्श हुए। 2.5 लाख पंचायतों तक, 6,000 ब्लॉक्स तक, 676 जिलों तक देश के हर आदमी से राय मांगी गई है, और तब ये जुलाई में इसको प्रेजेंट किया गया, बहुत लंबा समय दिया गया, और वो भी मैंने बहुत समझिए ये भी एक खूबसूरती है कि इसके जो चेयरमैन हैं बहुत भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन साहब, तो बहुत जिम्मेदार लोग हैं इसमें, और बड़े लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, शिक्षा पे संवेदना के साथ विचार करना होगा। और 2 लाख के करीब विमर्श आए हैं। आज ही अभी भी इसमें बराबर चेकअप चल रहा है कि अभी सरकार इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म जारी करने जा रही है कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अपनी राय रख देंगे, वो हैशटैग हो जाएगी और वो पहुंचेगी वहाँ तक विचार विमर्श के लिए। तो इसमें कहीं ये छोड़ा नहीं गया है कि आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, तो उसका समाधान है। अब भाषा की जहाँ तक बात है, भाषा पर आलोचना हो रही थी या प्रश्न उठाए जा रहे थे, मगर इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें भाषा की कोई पाबंदी नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि इतने तक की शिक्षा अंग्रेजी में होगी
या हायर एजुकेशन अंग्रेजी में होगा या विज्ञान अंग्रेजी में पढ़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये विद्यार्थी के चयन को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। हाँ, ये कहते हुए कि जो हमारा प्रिपरेटरी लेवल है, ये हमारा जो फाउंडेशन स्टेज है, जो के साहब कह रहे थे कि 5+3+3+4, ये 15 वर्षों का जो ग्रेजुएशन तक का सफर है हमारा, उसमें जो मिडिल तक और प्रिपरेटरी लेवल तक और फाउंडेशन लेवल तक, उसमें मातृभाषा पढ़ा जाना आवश्यक है। उसके बाद भी अगर वो चयन करता है कि वो अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है, तो दोनों को समान स्वतंत्रता है, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है कि जिसने जब अपने आप को आरोपित किया, तब हमारे विद्यार्थी समुदाय में लगातार दो फाड़ हुए। एक जो अंग्रेजी कम जानता था, नहीं जानता था, या उसको ऐसे अवसर नहीं मिले स्कूलों के, हमारी सरकारी स्कूलों तो हमारी संवैधानिक भाषा के हिसाब से चल रहे थे, हमारे जो व्यक्तिगत स्कूल खुले थे उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना शुरू किया, तो एक बंटवारा सामने आया। मगर अब इस बंटवारे को नहीं रखा जाएगा, ये ऑप्शनल है, भाषा की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। इतनी प्रतिबद्धता जरूर है कि अब सबको अपनी मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा या बोलचाल की भाषा में जरूर किसी न किसी स्थिति में पढ़ना है और उससे रख रहना। उसके बाद सारी भाषाओं का ऑप्शन खोला गया। सारी भाषाओं में हमारी अंग्रेजी है जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज मानी जाती है। जी, डॉक्टर के वी त्रिपाठी, आज भी कई देश ऐसे हैं जहाँ बहुत बड़े लेवल पर या ये कहें कि उच्च पदों पर आसीन जो अधिकारियों में अंग्रेजी नहीं आती, जबकि हमारे देश में अगर किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी नहीं आती तो उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है। वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या जो हीन भावना है उसको दूर करने में क्या वाकई में ये नई शिक्षा नीति कारगर साबित होगी, क्या कहते हैं? निश्चित तौर पे बहुत खूबसूरत प्रश्न है आपका। जैसा कि अभी हमारे अग्रज ने कहा कि हमेशा से भारत में ये बहस रही अंग्रेजी और हिंदी के बंटवारे की। एक तबका जो शिक्षा के अंग्रेजी में होने की वकालत करता है, दूसरा तबका जो शिक्षा के हिंदी में होने की वकालत करता है। इस शिक्षा नीति ने दोनों को इतने बढ़िया संतुलन के बिंदु पर साध दिया है कि आप चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से कदम ताल करना, तो आप अंग्रेजी को चुनिए, और अगर जो आप अपनी मातृभाषा, अपनी स्थानीय भाषा, अपनी राष्ट्रीय भाषा में आप ताकतवर होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अपार संभावना है। जैसे उदाहरण के तौर पे जहां से प्रश्न आपने शुरू किया, चाइना में कर्नल रैंक का अधिकारी भी इंग्लिश नहीं बोल पाता है, जबकि हमारे यहाँ टूटी फूटी इंग्लिश तो हर कोई बोल लेता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ, जब मैं अभी फ्रांस में था पिछले दिनों, तो वहां पर किसी भी व्यक्ति से यदि आप इंग्लिश में बात करते हैं तो वो असहज महसूस करता है। वो कहता है या तो आप फ्रेंच में बोलिए या अपनी भाषा में बोलिए, मैं समझने की कोशिश करूंगा। भाषाओं को लेकर जो पहले से प्रतिबद्धताएं लोगों की रही, हमने अब ये अवसर दे दिया है कि यदि आप इस तरह के हैं कि हमारी नेटिव लैंग्वेज को ताकतवर होना चाहिए और उनमें शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, तो उसके लिए अपार अवसर होंगे। और यदि आप चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हमारी मजबूती, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी भी पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के मामले में भारतीय सर्वाधिक उचित विकल्प माने जाते हैं। उसके कई सारे कारण हैं, हमारे देश की भौगोलिक विशेषताएं भी उसका कारण है कि हम सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में काम कर लेते हैं, हम हर परिस्थिति में काम कर लेते हैं, और साथ में बड़ा कारण होता है कि हम अंग्रेजी में काम कर लेते हैं। वो भी सुरक्षित रहेगा, लेकिन आपको अपनी भाषा भी मजबूत करने का अवसर मिलेगा। जो अभी तक अंग्रेजी को लेके एक डर जैसी स्थिति थी, हिंदी में अच्छा पढ़ने वाला, हिंदी में अच्छा लिखने वाला, हिंदी में अच्छा बोलने वाला आज अंग्रेजी वालों के साथ बैठ के बात कर सकेगा, तो यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि भी कही जाएगी। अगर तो हम 5+3+3+4 के पैटर्न की एनालिसिस करें जी, तो इसमें आप बड़ी खूबसूरती से देखोगे कि हमने जो पहला 5 ईयर का स्टेप रखा, इसमें हमने एग्जाम, बुक और भाषा की बाध्यता ही रखी। वहां जहां स्कूल है और जैसी भाषा बोली जाती है, जिसे हम कहते हैं मदर टंग, उसमें बात होगी। जब 3 वाले पोर्शन पे हम आते हैं, जिसमें हम क्लास 3 से 5 तक शिक्षा देंगे, वहां पे हम एग्जाम, किताब और भाषा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वहां पे दोनों ऑप्शन दे रहे हैं कि आप मातृभाषा चुन सकते हैं या राष्ट्रीय भाषा चुन सकते हैं। और फिर तीसरा जो +3 वाला है, उसमें 6 to 8, इसमें हम आपको ऑप्शन तो देंगे, लेकिन आपको ज्यादा प्रेरणा देंगे राष्ट्रीय भाषा के लिए। और इसके बाद +4 जिसमें 9 to 12, यहाँ पे हम क्रम बदल के ले आएंगे
इंग्लिश या हिंदी राष्ट्रीय भाषा या स्थानीय भाषा। इसीलिए अभी कल एक बहुत बड़ी घोषणा की है भारत की सरकार ने, और हम इस शिक्षा नीति के आलोक में ही उसको देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी भर्ती के इम्तिहान होते हैं, बी ग्रेड और सी ग्रेड भर्ती, उनके लिए एक एग्जाम होगा। और बड़ी खूबसूरत बात उसमें कल सरकार ने जोड़ी है कि 12 भाषाओं में हम प्रश्न पत्र देंगे। ये शायद पहली बार है। बिल्कुल, और ये बहुत ही सुविधाजनक होगा। ये इस शिक्षा नीति के कटघरे से जब आप देखेंगे, इस चश्मे से आप देखेंगे, तो आपको साफ साफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बदलता हुआ इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसा दिन उभरता हुआ दिखाई देगा। वाकई में एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसकी नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही थी। डॉक्टर कलाम और प्रोफेसर यशपाल का जो सपना था, या वो जिस शिक्षा को भारत में लाना चाहते थे, वो साकार होती कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो इसलिए चाहे कलाम साहब का हो या राधा कृष्णन जी का हो, वो शिक्षा के जो देश के सबसे बड़े ऋषि रविन्द्रनाथ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने उस जमाने में विश्व भारती की स्थापना की, उन सभी के हृदय में देखा कि मनुष्य के भीतर जो भी गुण कौशल है वो किसी बंदिश से प्रभावित न हो। भाषा का बंदिश हो, स्ट्रीम्स का बंदिश हो, विषयों के चयन की बंदिश हो, ऐसा न हो कि किसी बंदिश से उसके भीतर की जो सबसे सुकोमल और फलदायी भावना है, जो समाज का हित साथ सकती है, उसका स्वयं का हित साथ सकती है, शिक्षा का हित साथ सकती है, वो कहीं से प्रभावित न हो। इसमें तो सारे इंतजाम किए गए। अब देखिए, ग्रेजुएशन की लेवल पे ये पहली बार हो रहा है, जो लास्ट की स्थिति है 5, 3, 3 और 4 जी, वो ग्रेजुएशन जो हम लोगों के ज़माने में 2 साल का होता था जी, ठीक, धीरे धीरे उसको ऑनर्स कोर्स, ब्रिज कोर्स जोड़ा गया जी, फिर धीरे धीरे वो पूरा जो ग्रेजुएशन का कैप्सूल है कोर्स का, उसको 3 साल का कर दिया जी। मगर उस 3 साल को किए जाने में करिकुलम का तो पाठ्यक्रम की तो सांद्रता बढ़ी, उसकी एडवांसनेस बढ़ी, गंभीरता भी बढ़ी, समय भी बढ़ा, मगर वहाँ भी एक चीज हमेशा आती है कि जो कॉमर्स वाला है वो सिर्फ कॉमर्स पढ़ेगा। अब अगर उसका मन इतिहास पढ़ने का है तो उसको पॉलिटी में रुचि है, या उसको साइंस के किसी ट्रेड में रुचि है, एग्रीकल्चर में रुचि है, तो उधर नहीं जाना पड़ता, नहीं जा सकता। ये अभी तक की हमारी जो नीति चल रही थी स्कीम बेस्ड, अब उसको हमने खोल दिया। खोलने का अर्थ ये नहीं कि पहली बात तो ये मान लीजिए कि जिसको इंटरेस्ट होगा वही दूसरे विषय को आप करेगा जी, ये उसके ऊपर निर्भर है। आप क्या क्या कर सकते हैं, आप हो सकता है उसका पूल बनाया जाए सब्जेक्ट का, लेकिन वो पूल बड़ा होगा, आपकी संभावना उसमें सिद्ध होगी। तो अब ये हो सकता है कि कोई कहीं व्यक्ति फिजिक्स भी पढ़ रहा है, फिलॉसफी भी पढ़ रहा है और अकाउंटेंसी भी पढ़ रहा है, तो अब इस तरीके का जो एक अंतः अनुशासनात्मक वृत्ति शिक्षा में उभरे हुई, आप यकीन जानिए कि इसका बहुत दूरगामी असर हो रहा है, क्योंकि ये तकनीक में वृद्धि होने के कारण, नियम में वृद्धि होने के कारण इससे आदमी निकल नहीं पा रहा। और हम देख रहे थे, अगर हम लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, तो अब धीरे धीरे पूरे उच्च शिक्षा में, ये केवल भारत में चर्चा कर रही थी, विदेशों में लागू हो गई कि इंटरडिसिप्लिनरी अगर वृत्ति आपकी अध्ययन की होगी, तभी जो इस नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा फोरम है, सबसे बड़ी नीति है कि नेशनल फाउंडेशन ऑफ रिसर्च बनाया जाए, शोध के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव दिया जा रहा है। तो हमने ये जो बंदिश खोली, जैसा केवी साहब कह रहे थे कि मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, इंटरडिसिप्लिनरी, ये उच्च शिक्षा के लिए बहुत बड़ी संपत्ति होने जा रही है, एक बहुत बड़ा प्रयोग इस शिक्षा नीति का होने जा रहा है, और इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। हम शोध में निश्चित रूप से जैसे जैसे मुझे ये लगता है कि हम शोध में अब उतने ही हृदय से लगने जा रहे हैं जितने हृदय से ड्रॉप आउट की समस्या हम प्राइमरी लेवल पर निकाल रहे हैं, कि हम 3 साल तक स्कूल और घर का आंगन एक रही है, वहाँ न कोई किताब है, न कोई परीक्षा है। जो पहला 5 ईयर का सेगमेंट है, इस शुरुआत कि 3 साल के बाद हम 2 साल तक 3 साल के बच्चे को लेंगे, उसको खेलने देंगे, 3 साल के बाद फिर उसको हम सीधे 5 साल 6 साल के बाद फर्स्ट में उसको लाएंगे प्रिपरेटरी ग्राउंड पर। तो जो आनंद शिक्षा का वहाँ क्रिएट होने जा रहा है इस शिक्षा नीति के सहारे, कि वहाँ कुछ नहीं है, केवल प्रकृति का साथ है,
शिक्षक का साथ है, विद्यालय से प्रेम है, यही आनंद शोध में संपन्न होगा जो हम हायर एजुकेशन यानी एक सरल, स्वाभाविक, सुगम और ये कहें कि पसंद की शिक्षा बच्चों को मिलेगी। और अब इंजीनियरिंग का जो छात्र होगा वो छात्र भी संगीत पढ़ सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी हमारे देश में जो चौमुखी बहुमुखी प्रतिभाओं की बात की जाती है वो वास्तविक रूप में सामने आता है। बिल्कुल। डॉक्टर के.वी. त्रिपाठी जी, ये बताइएगा कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें आपने ड्रॉप आउट की बात की, आपने एग्जिट की बात की, ये सब क्या है? थोड़ा स्पष्ट कीजिए, हमारे दर्शक भी समझ सकें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। जी, जैसे जो प्राथमिक शिक्षा की अभी तक सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है वो ड्रॉप आउट मानी जाती है कि बच्चे को स्कूल हम ले गए लेकिन वो बीच में ड्रॉप कर दिया और उसके बाद आगे उसकी शिक्षा कंटिन्यू नहीं हुई। तो वहां पे तो नई शिक्षा नीति, जैसा कि अभी हमारे अग्रज ने कहा कि वो ऐसा काम कर रहे हैं कि बच्चे को आनंद आएगा उसमें। जैसा कि हमारे विद्वान माइकोलॉजी में जिनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, चाणक्य, उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया कि विद्यार्थियों को स्कूल किस उम्र में जाना शुरू करना चाहिए, तो उन्होंने कहा जब विद्यार्थी की इच्छा हो, जब वो चाहे। तो अब हम यही चाह रहे हैं कि विद्यार्थी स्कूल जाना चाहे, वो उसके लिए खुश हो, न कि उसके लिए पनिशमेंट हो। स्कूल उसके आनंद की जगह हो और ये ऐसा करने में हम सफल हैं तो ड्रॉप आउट की समस्या खत्म होगी। दूसरा मैंने बिंदु जोड़ा था कि ये मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की नई शिक्षा नीति है और इसको हम देखते हैं हायर एजुकेशन। दरअसल भारत में अभी वर्तमान में जो उच्च शिक्षा में प्रवेश दर है वो 2018 के आंकड़ों के अनुसार यदि हम देखते हैं तो 26.3% है। जी, 26.3% से 2035 तक हम इसको 50% ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब इसके आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में जो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग निकलते हैं उनका प्रतिशत 15 और 20 के बीच आ जाता है। मतलब 10% लोग हायर एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें परिवार की परिस्थितियां, आर्थिक स्थितियां, अपने तनाव, जिम्मेदारियां। हमने अब नई शिक्षा नीति में जो स्नातक की डिग्री है इसको 4 सालों में अलग अलग बांट दी। बहुत बड़ा परिवर्तन है। आपने पहली वर्ष स्नातक की परीक्षा पास की तो आपको सर्टिफिकेट की स्नातक डिग्री मिलेगी, स्नातक सर्टिफिकेट आप कहलाएंगे। उसके बाद 2 साल पूरा कर लिया तो डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको दिया जाएगा। आपने 3 साल पूरे कर लिए तो ग्रेजुएट डिग्री दी जाएगी और आपने लगातार 4 साल पूरे किए तो आपको ग्रेजुएट रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। और इसका फायदा 4 साल का यह होगा कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लेंगे तो आपको सिर्फ 1 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। तो 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन मिला के 5 वर्ष होते थे। आज भी 5 वर्ष में ही हम मास्टर की डिग्री दे रहे हैं। ये 4 और 5 साल पर हर साल हमने एक एंट्री और एग्जिट, अब इसको समझा दे रहे हैं। पहले साल आपने सर्टिफिकेट पूरा किया, किन्हीं कारणों से आपने आगे नहीं पढ़ाई जारी रखी, आप छोड़ देते हैं। जब दोबारा आपकी परिस्थितियां सहज और सामान्य होती हैं और आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आपको दूसरी वर्ष में डिप्लोमा डिग्री में एडमिशन मिलेगा। आपने 3 साल पूरा किया, 3 साल में ग्रेजुएट डिग्री पा ली और आप जॉब करने चले गए क्योंकि आपको आर्थिक जरूरत थी। लेकिन कुछ दिन अर्निंग के बाद आपकी स्थितियां सामान्य हुई, आप हायर एजुकेशन के लिए आगे स्टडी करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के 4थे साल में एंट्री पाएंगे और या आप सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्री पाएंगे जहां 2 साल आपको देने होंगे। तो ये परिस्थितियों के अनुसार जिन लोगों की शिक्षा बीच में छूट जाती थी और उनके आंकड़े हमारे पास नकारात्मक हो जाते थे कि GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन डिग्री जितने लोगों को दी वो रेशियो घट गया। तो अब हम उसको भी बढ़ाने जा रहे हैं। साथ ही उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नए स्थान सृजित करने हैं हमें कि 2035 तक उच्च शिक्षा में हमारा GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो, जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से 58% है। साथ ही सेकेंडरी एजुकेशन में हमारा GER 100% टारगेट किया है 2030 तक। तो ये एक ऐसे बड़े बदलाव हैं जो हमें दुनिया में और दौड़ में लेके खड़े होंगे। बड़ा बदलाव ये भी है कि जैसा डॉक्टर के.वी. साहब ने कहा कि इन सारे एजेंडे को प्राप्त करने के लिए हमने नीति रखी और उस पर काम करेगी हमारी भारत सरकार और प्रांतीय सरकारें। एक बड़ा फैसला इसमें और आया है जो बहुत सम्मोहन और आश्वासन दोनों प्रदान करने वाला है। वो ये है कि अब हमने ये तय पाया है कि हम अपनी GDP का
जो 1.78% अभी तक शिक्षा पर खर्च कर रहे थे, प्राइमरी से लेकर के और हायर एजुकेशन तक, अब वो 6% के करीब जाने वाला है। इसका मतलब कि हम तैयारी में है कि हम शिक्षा के तमाम तर प्रतीक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के पूरे मूड में है, जिससे इसका जो फिलॉसफी है शिक्षा की वो पाई जा सके और सफलता हो सके। बिल्कुल, एक ऐसी नाव पर हम सवार हो चुके हैं जो वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। बहुत सी बातें अभी रह गई है आप दोनों के साथ करने के लिए नई शिक्षा नीति के विषय में। आगे समय होगा तो अवश्य आपसे इस विषय पर बात होगी। आज आपने जो महत्वपूर्ण बातें बताई है, जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे दर्शकों को समझाए हैं, उस सब के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।